फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर वर्णों के बारे में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा जो टॉपिक है वो है आज व्यंजन। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जो व्यंजन होते हैं वो क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, इनको 5 वर्णों में बांटा जाता है, 5 वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, व्यंजन को समझने से पहले हम लोग एक थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, क्योंकि यही जो है व्यंजनों को हमको समझने में सहायता करेगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, ठीक है, ये फैक्ट वाली बात है फ्रेंड्स। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई वर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई वर्ण है, ठीक है, कोई वर्ण है, इसके पीछे कोई, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसके पीछे एक बिंदु है, ठीक है, इसमें 4 प्रकार के बिंदु हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 2, ये 3 और ये 4। अगर किसी वर्ण के ऊपर कोई बिंदु होता है, अगर किसी बिंदु के ऊपर कोई अगर किसी वर्ण के अंदर अगर कोई क्या होता है बिंदु है, तो उसको बोला जाता है क्या? अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है। और देखिएगा, अनुस्वार हमेशा स्वर पर ही प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार जो बिंदु है, ऊपर वाला बिंदु होगा, ये हमेशा स्वर पर ही प्रयोग होता है, स्वर पर प्रयोग होता है। ठीक है, आप देखो कैसे, अगर मैं बात करूं, कंठ लिखता हूं फ्रेंड्स में, देखिएगा आप लोगों का कंठ, ठीक है, आप बोलोगे सर क तो स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है। अगर मैं इसका देखो शाब्दिक विच्छेद करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड? क, ठीक है, हलन प्लस मैं स्वर को अलग कर रहा हूं, धन थ। तो देखिएगा, जो अनुस्वार है, बिंदी आ रही है, किसके ऊपर आ रही है? वो स्वर के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये अनुस्वार है, ऊपर वाली बिंदु, ये हमेशा स्वर पर होती है। ठीक है, अब देखिएगा, जो दूसरा बिंदु है मेरे पास, इस बिंदु को कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या बोलते हैं? अगर किसी वर्ण के पीछे क्या है, कोई बिंदु है, तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक अक्षर ऐसा है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक अक्षर ऐसा है जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का यूज होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक अक्षर ऐसा है जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कौन सा वर्ण है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जो अगर किसी वर्ण के नीचे क्या है, बिंदी है, तो उसको बोला जाता है ताड़नजात चिन्ह। क्या बोला जाता है? ताड़नजात चिन्ह। ठीक है, अगर किसी वर्ण के नीचे कोई बिंदु है तो उसको बोला जाता है ताड़नजात चिन्ह। और देखिएगा, जो ताड़नजात वर्ण होते हैं, देखो, अगर कोई वर्ण है उसके नीचे अगर ताड़नजात बिंदु लग गया है, तो वो वर्ण क्या होता है, फिर व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात, इस ताड़नजात चिन्ह से कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होता, नए शब्द का निर्माण नहीं होता है। मतलब प्रारंभिक जो है अगर कोई बात आपके पास कोई ताड़नजात वर्ण है, तो उसका क्या हो जाए, उस वर्ण से कभी भी कोई नया शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, और साथ में देखिएगा, जो ताड़नजात वर्ण होता है, इससे स्वर को अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो हमारे पास है, ये अगर किसी वर्ण के आगे बिंदी है, तो इसको बोला जाता है हमारे पास नुक्ता। क्या बोला जाता है? नुक्ता बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिएगा, नुक्ता हमेशा 5 वर्ण, नुक्ता जो होता है हमेशा 5 वर्णों पर लगता है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में नुक्ता जो है सिर्फ 5 वर्णों पर लगता है, और जिसमें क्या होता है, जो अरबी और फारसी भाषा के शब्द होते हैं ना, अरबी और फारसी भाषा के जो होते हैं,
उनमें लगता है, ठीक है। 5 वो कौन से वर्ण है, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनको नुक्ता जो हमारे पास है, एक वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। राजा शिव प्रसाद, याद रखना, राजा शिव प्रसाद ठीक है, सितारे हिंद थे। उन्होंने बताया था कि जो अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द हैं, 5 शब्द हैं, ठीक है, वो क्या हैं, जो 5 शब्द हैं फ्रेंड्स, वो देखिएगा कौन कौन से हैं। वो है हमारे पास क के आगे बिंदी है, ठीक है, ख के आगे बिंदी है, और ग के आगे बिंदी, ख ग, फिर आता है मेरे पास ज, और फिर आता है फ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नुक्ता इन वर्णों, 5 वर्ण हैं, इनके ही आगे क्या लगता है, नुक्ता लगता है। और ये अरबी और फारसी शब्द हैं। ये हमें किसने कहा था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था। किसने कहा था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में सिर्फ 3 बोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 उन्होंने कहा कि जो नुक्ता लगेगा वो सिर्फ 3 पे लगेगा। वो होते हैं ख, ठीक है, ये ज और फ पे, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है सिर्फ 3 पे होगा, लेकिन जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे उन्होंने इनकी संख्या 5 बताई थी। और जो हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, वो बताती है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला बिंदु होता है उसको बोला जाता है अनुस्वार, या जहाँ पर स्वर पर ही प्रयोग किया जाता है इनका, ठीक है। जैसे कंठ में देखिएगा क प्लस अ क्या, तो सिर्फ किस पे लग रहा है, स्वर पर लग रहा है। और जो आप पीछे बिंदु लगे रहता है पंचमा अक्षर पे लगता है। और एक ही ऐसा वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला एक ही ऐसा वर्ण है जिसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, जो जिसके आगे जिसके पीछे क्या लगता है, पंचमाक्षर लगता है। और दूसरा, जो अगर किसी वर्ण के नीचे कोई बिंदी लगी रहती है वो होती है ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं उसको। और ताड़नजात चिन्ह मैंने आपको बताया था, इनको फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अगर किसी वर्ण के आगे क्या लगा है, कोई बिंदी लगी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। और इनकी संख्या 5 होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या कहते हैं, हिंदी का जो आता है शुद्ध वर्तनी में फ्रेंड्स, उसमें इन बिंदुओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कहीं बिंदु ऊपर नीचे आगे पीछे लगे रहते हैं और हम लोग वहीं पे गलती कर जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका व्यंजन। तो हमारे पास जो व्यंजन है 33 प्रकार के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था व्यंजन जो होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 33 प्रकार के वर्ण है हमारे पास, इनकी संख्या 33 है। 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला वर्ग जो है बोलते हैं जिसको हम, वो क वर्ग होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं वर्ण होते हैं क, ख, ग और ङ। तो देखिएगा फ्रेंड, तो यहीं से आपके क्वेश्चन जनरेट बनने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा, क वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, 1 2 3 4 5वां अक्षर है ना फ्रेंड, इसी के पीछे मैंने आपको बताया था पंचमा अक्षर हिंदी वर्णमाला का एकमात्र अक्षर है, ठीक है, जिसके पीछे क्या रहता है, पंचमा अक्षर बिंदु रहता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्या है, पंचमा अक्षर बिंदु लगता है, एकमात्र वर्ण है हिंदी वर्णमाला का। दूसरा हम बात करते हैं क के बाद आता है हमारे पास च वर्ग, ठीक है। क्या आता है, च वर्ग। अब देखिए च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, च, छ, ज्यों। तो देखिएगा फ्रेंड, जो च वर्ग है ना, इससे क्या प्रश्न पूछता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, जो झ आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आपने कभी कभी इस टाइप का भी देखा होगा, ठीक है। इस टाइप का भी आपने इसको कभी कभी देखा होगा फ्रेंड, झ, ठीक है। और एक आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो जो ये वाला रूप होता है ना फ्रेंड, ये मानक रूप है, कभी कभी मानक रूप नहीं, अमानक रूप है, ठीक है, सॉरी, अमानक रूप है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सा रूप मानक है और कौन सा रूप अमानक है।
तो ये मानक रूप है। हिंदी देवनागरी लिपि में क्या है, ये वाली इस रूप को माना जाता है, ठीक है, ये इसको माना नहीं जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास ट वर्ग। ट वर्ग में, ठीक है, ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं फ्रेंड, देखिएगा ट, ठ, बिंदी आ गई, ठीक है, और हाँ। तो जो ये दो बिंदु हैं, इनके नीचे बिंदु आगे ताड़िंजा दो वर्ण आते हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है त वर्ग फ्रेंड्स, ठीक है। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड, त, त, द, थ, न, ठीक है। फिर जो प वर्ग आता है, प, फ, ब, ब और म, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हैं 4 वर्ग हैं, इनका सॉरी ये 5 वर्ग हैं, देखिएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा 1 2 5 वर्ण आ रहे हैं और ऐसे भी 5 वर्ण हैं। तो जो हमारे पास जो बाकी बचे हैं उनको वर्ग नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे पास 5 वर्ग, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो बचते हैं वो होते हैं हमारे पास य, र, ल और वो, ठीक है। देखो इसमें चार ही वर्ण हैं, तो हम इसको वर्ग तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास जो बाकी बचे हैं उनको लिख देता हूँ। सकार और हकार बचता है, स, ठीक है, स और ह, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो ये वर्ण है य, र, ल, व, इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है, अंतस्थ, ठीक है। और जो ये हैं सकार और हकार, इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है फ्रेंड्स, देखिएगा, इनको बोला जाता है ऊष्म वर्ण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। बाकी अंतस्थ व्यंजन जिनको हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं और ऊष्म वर्ण, ठीक है, ये हमारे वर्ण के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, में ताड़िंजात वर्ण कौन कौन से होते हैं, ढ और ढ, द, ठीक है, पंचमा अक्षर बिंदु, ठीक। इससे फ्रेंड्स इतना ही था। बाकी अब हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण फ्रेंड्स, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो पहला है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमारे पास पहला है वो है घोष और कंपन के आधार पर, ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला जो आधार जो है हमारा घोष, ठीक है, घोष, इसको आप कंपन भी बोल सकते हो, घोष और कंपन के आधार पर। देखिएगा, इस आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसमें 2 प्रकार से बोला गया है, ठीक है, 2 प्रकार के होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें पहला प्रकार है हमारे पास, ठीक है, जिसमें पहला प्रकार है अघोष और दूसरा सघोष। सघोष को ही आप घोष भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं अ को क्या करता हूँ, इसका अगर मैं शाब्दिक विच्छेद करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, अ धन घोष, ठीक है, और स धन घोष। तो देखिएगा, अगर हमें क्या करना है ना, अगर किसी चीज़ की परिभाषा अगर हमको जाननी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस शब्द का क्या अर्थ निकालना है, ठीक है। अगर आप उस शब्द का अर्थ निकाल गए तो आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो, जो उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के आगे, अगर उपशब्द लग गया उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। सौ मतलब आप लिख सकते हो क्या,
100 मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में या सहित भी बोल सकते हो, ठीक है, या सहित के। तो देखिएगा अघोष वो वर्ण होते हैं जिसको बोलते टाइम क्या होता है, कंपन नहीं होता। घोष मतलब क्या होता है, कंपन नहीं होता या बहुत कम मात्रा में कंपन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत लिखते हैं। और जिसमें क्या बोलता है, अगर हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसमें बोलते टाइम क्या होता है, उसके साथ बोलते के साथ ही क्या होता है, घर्षण भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। अब देखो अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमारे पास जो अघोष है उसमें देखो कैसे आते हैं, जो प्रत्येक, मैंने अभी वर्ग बताए थे ना आपको, 5 वर्ग बताए थे, प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ठीक है, पहले वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो था, अक्षर नहीं वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो था वो अघोष होता है। और साथ में जो सकार होते हैं फ्रेंड, जो हमारे पास स होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। 3 ये हुई, इनकी संख्या 3 हो गई। और देखो प्रत्येक वर्ग का मतलब हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, और पर एक वर्ग में से हम कितना ले रहे हैं, 2 वर्णों को ले रहे हैं, तो 2 ये हो गए, 10 इनकी संख्या कितनी हुई, 10 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए हमारे हिंदी वर्ण वाला में जो हमारे पास अघोष वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या, प्रत्येक वर्ग का, मैंने क वर्ग बताया था ना आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है, उसका जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, मतलब 5 वर्णों में से 2 ले रहे हैं तो 10 हो गए टोटल, ठीक है। और जो हमारे पास सकार होते हैं 300, 100, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 13 हो गई। अब हम बात करते हैं अघोष की, ठीक है। अघोष मतलब जिसमें कंपन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो 2 तो हमने यहाँ ले लिए, 5 वर्ण होते हैं, तो हमारे पास बचे क्या, 3। प्रत्येक वर्ग का अब हमारे पास क्या बचा, देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का क्या, 3, 4, 5 वर्ग। और साथ में, ठीक है, साथ में कौन सा, जो हमारे पास थे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, जो हमारे पास क्या थे, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और वो, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, और जो हमारे पास अंतस्थ व्यंजन वर्ण थे य, र, ल, व, ठीक है, और ह भी इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, य, र, ल, व और ह, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो प्रत्येक वर्ग से हम कितना 3 ले रहे हैं, हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5, ठीक है, प्लस ये कितने हैं, जो अंत्यस्थ व्यंजन और उसके साथ में ह अघोष वर्ण के सघोष में आता है, तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और साथ में देखिएगा, साथ में जो हमारे पास सभी स्वर होते हैं ना, सभी स्वर जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जो हमारे पास सघोष वर्ण हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 + 5 20 31 हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 31 वर्ण हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा पहले तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, ठीक है। साथ में जो अंत्यस्थ वर्ण थे, और ह को भी साथ में, हरास को लेके साथ में चलेंगे, ठीक है, हकार को। और जो सभी स्वर, याद रखना सभी जो स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 11, तो सारों को ऐड कर दिया तो कितने आ गए, टोटल 11 आ गए, ठीक है। तो देखिएगा अघोष हमारे पास 13 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। साथ में हमारे पास कितने, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में से क्या करेंगे, 2 से गुणा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो और साथ में जो हमारे पास सकार है उनकी संख्या हमारे पास 3 है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। तो अघोष या अघोष मतलब याद रखना, जो कंपन के, अघोष मतलब जो कंपन, जिनको बोलते टाइम कंपन की आवश्यकता, कंपन नहीं होता है, ठीक है, या बहुत कम मात्रा में कंपन होता है, उनको क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण कहा जाता है। और सघोष या घोष या जिनमें क्या हो जाएगा, कंपन बोलते टाइम क्या हो जाएगा, कंपन होगा फ्रेंड्स, उनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।